हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं अपनी बुक के साथ लाइव हाजिर हूँ, रिच डैड पुअर डैड। और इसका मैंने लेसन 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज मैं लेसन 6 मतलब अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आ गई और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठकर कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे और मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर बातचीत कर रहे थे। मैं जिग जिगलर के साथ मंच साझा करने वाला था, वे प्रेरणा पर बातचीत करने वाले थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोलने वाला था। महिला रिपोर्टर बोली, किसी दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने अखबार में लिखे उनके कई लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित हुआ था। उसकी लिखने की शैली दमदार और स्पष्ट थी। उसके लेखों में पाठकों की रुचि को जकड़ने की क्षमता थी। आपकी शैली बहुत बढ़िया है, मैंने जवाब दिया। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अखबार में नौकरी कर रही हूँ। कम से कम इससे खर्च तो चल जाता है। क्या आप इस बारे में कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने उत्साह से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरा एक मित्र है जो लोगों के बिक्री का प्रशिक्षण देता है। वह सिंगापुर के कई शीर्ष कॉरपोरेशंस के लिए बिक्री प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करता है और मैं सोचता हूँ कि उसके कोर्स में जाने से आपका करियर बहुत आगे बढ़ जाएगा। उसके हाव भाव सख्त हो गए। क्या आप यह कह रहे हैं कि मुझे बिक्री सीखने के लिए कोई कोर्स करना चाहिए? मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? मैंने इनकार में सिर हिलाया और पूछा, इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने शब्द वापस लेना चाहता था। उसे मेरी बात का बुरा लग गया था और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने उसे यह सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैं अपने सुझाव की रक्षा करता नजर आ रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि है। मैं सेल्स पर्सन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल कॉलेज गई थी ताकि मुझे सेल्स पर्सन ना बनना पड़े। मुझे सेल्स पीपल से नफरत है। वे सिर्फ पैसा चाहते, इसलिए मुझे बताएं कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए। वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पुरानी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रखी थी। मैंने इसे उठाया, साथ ही वे नोट्स भी जो उसने पैड पर लिखे थे। क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उनके नोट्स की ओर संकेत करते हुए कहा। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने दुविधा में कहा। एक बार फिर मैंने उनके नोट्स की ओर संकेत किया। पेड पर उसने लिखा था, रावल कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। इसमें बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं लिखा है। मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गई। मैं बहुत बुरा लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक है। मैं सेल्स स्कूल गया था। आपके पास एमए की डिग्री है। इन सबको इकट्ठा कर लेंगी तो आप बेस्ट सेलिंग लेखक और बेस्ट राइटिंग लेखक दोनों ही बन जाएंगी। उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूंगी कि बेचना सीखने का प्रशिक्षण लो। आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए। मैं एक पेशेवर प्रशिक्षित लेखिका हूँ और आप एक सेल्समैन है। यह ठीक नहीं है, उसने तेज में कहा। उसने अपने बाकी के नोट्स समेटे और कांच के बड़े दरवाजों से गुजरती हुई सिंगापुर की नम सुबह से में तेजी से चली गई। कम से कम अगली सुबह उसने मुझ पर अच्छा लेख छापा। संसार चतुर, गुणी, शिक्षित और प्रतिभा संपन्न लोगों से भरा है। हम उनमें से हर दिन मिलते हैं। वे हमारे चारों तरफ हैं। कुछ दिनों पहले मेरी कार में कुछ गड़बड़ आ गई थी। मैं एक गैरेज में गया जहाँ के युवा मैकेनिक ने इसे कुछ मिनटों में ही सही कर दिया। वह सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर ही समझ गया था कि क्या गड़बड़ थी। मैं हैरान था। मुझे यह देखकर लगातार सदमा लगता है कि प्रतिभा संपन्न लोग कितना कम कमाते हैं। मैं ऐसे प्रतिभाशाली उच्च शिक्षित लोगों से मिला हूँ जो साल भर में $20,000 से भी कम कमाते हैं। चिकित्सा व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले एक कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे बताया कि बहुत सारे डॉक्टर, डेंटिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि पढ़ते समय ये लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनने के बाद पैसा उनके पास तेजी से आने लगेगा। इसी कारोबारी परामर्शदाता ने मुझे यह यादगार वाक्य दिया, वे भारी दौलत से सिर्फ एक योग्यता दूर है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि ज्यादातर लोगों को बस एक और योग्यता सीखने तथा उसमें माहिर बनने की जरूरत है, जिसके बाद उनकी आमदनी आसमान छूने लगेगी। मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि वित्तीय बुद्धि अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का समन्वय है।
इन चारों तकनीकी योग्यताओं को मिला देंगे तो पैसे से पैसा बनाना लोगों की कल्पना से ज्यादा आसान हो जाएगा। पैसे के मामले में ज्यादातर लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता होती है, कड़ी मेहनत करना। अखबार की वह युवा रिपोर्टर योग्यताओं के समन्वय का आदर्श उदाहरण थी। अगर वह बिक्री और मार्केटिंग की योग्यताओं को मेहनत से सीख लेती तो उसकी आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं बिक्री के साथ साथ विज्ञापन की कॉपी राइटिंग के कुछ कोर्स भी कर लेता। फिर अखबार की नौकरी करने के बजाय मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से नौकरी खोजता। भले ही वेतन कम मिलता, लेकिन वह यह सीख जाती कि शॉर्टकट में संप्रेषण कैसे किया जाता है, जिसका इस्तेमाल सफल विज्ञापनों में होता है। वह जनसंपर्क सीखने में भी समय लगा सकती थी, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता है। वह यह सीख सकती थी कि मुफ्त प्रचार के जरिए करोड़ों कैसे हासिल किए जाए। फिर रात को और वीकेंड्स पर वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। उपन्यास पूरा करने के बाद वह इसे बेचने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में होती। फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मेरी पहली पुस्तक अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाएं प्रकाशित हुई तो प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर शिक्षा की अर्थव्यवस्था रख दूं। मैंने प्रकाशक को बताया कि इस तरह का शीर्षक होने पर 2 ही पुस्तकें बिकेगी, एक मेरा परिवार लेगा और दूसरी मेरे सबसे अच्छा मित्र। समस्या है कि वे दोनों ही इसे मुफ्त में पाने की उम्मीद करेंगे। अगर आप अमीर और खुश बनना चाहते हैं तो स्कूल ना जाए जैसा चुटीला और विवादास्पद शीर्षक इसलिए चुना गया था क्योंकि हम जानते थे कि इससे हमें हजारों टन प्रचार मिलेगा। मैं शिक्षा का पुरजोर समर्थक हूँ और शिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो दकियानूसी शिक्षा तंत्र को बदलने की बार बार मांग क्यों करता। इसीलिए मैं एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं विवाद का केंद्र बन जाऊं और अधिक टीवी रेडियो शो में आऊं। कई लोग मुझे सिरफिरा या पागल मानते थे, लेकिन पुस्तक बिकी और खूब बिकी। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन एकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की तो मेरे शिक्षित डैडी खुश थे। स्टैंडर्ड आइल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे 3rd मेट की नौकरी देकर अपने आइल टेंचर फ्लीट पर रख लिया। तनख्वाह मेरे सहपाठियों के मुकाबले कम थी, लेकिन कॉलेज के बाद पहली नौकरी के लिहाज से ठीक थी। मेरी शुरुआत तनख्वाह साल भर में लगभग $42,000 थी, जिसमें ओवर टाइम भी शामिल था और मुझे साल में सिर्फ 7 महीने की काम करना था। बाकी के 5 महीने मेरी छुट्टियां रहती थी। अगर मैं चाहता तो 5 महीने की छुट्टियों में किसी सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम जा सकता था और अपनी तनख्वाह आसानी से दोगुनी कर सकता था। मेरे सामने एक अच्छा करियर था, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ही वहां से इस्तीफा दे दिया और हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए मरीन कॉर्प में भर्ती हो गया। मेरे शिक्षित डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और नौकरी के हलकों से विशेषज्ञता का विचार काफी लोकप्रिय है, यानी अधिक पैसे कमाने या प्रमोशन पाने के लिए आपको विशेषज्ञ बनने की जरूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर बनते ही लोग अस्थि रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सच है। मेरे शिक्षित डैडी भी इसी विचारधारा पर यकीन करते थे, इसीलिए डॉक्टरेट मिलने पर वे रोमांचित हो गए थे। वे अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को इनाम देते हैं जो कम से कम चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए वर्षों तक मैंने उनकी अलग अलग क्षेत्रों और कंपनियों में काम किया। कुछ समय तक मैंने उनके अकाउंटिंग विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, लेकिन वे चाहते थे कि मैं उस माहौल में रहकर मोटी मोटी बातें सीख लूं। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहां की खास शब्दावली जान लूंगा और मुझे यह एहसास हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। मैंने सहायक वेटर और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करने के साथ साथ सेल्स, रिजर्वेशंस और मार्केटिंग का भी काम किया। वे माइक और मुझे तैयार कर रहे थे, इसलिए वे इस बात पर जोर देते थे कि जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ मीटिंग कर रहे हो तो हम उनके साथ बैठे। वे चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ले। जब मैंने स्टैंडर्ड आइल में अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ी तो मेरे शिक्षित डैडी ने मुझसे दिल खोलकर बातचीत की। वे चकरा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसे करियर से इस्तीफा देने का निर्णय क्यों लिया, जहां तनख्वाह अच्छी थी, सुविधाएं बेहतरीन थी, छुट्टियां काफी थी और प्रमोशन का अवसर भी था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने यह नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं समझा पाया। मेरा तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पाया।
बड़ी समस्या यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। शिक्षित डैडी सोचते थे कि मैं सिर्फ ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गया था। अमीर डैडी जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। इसलिए विद्यार्थियों के रूप में मैं मालवाहक जहाज चलाता था और बड़े मालवाहक जहाजों, ऑयल टैंकर्स तथा यात्री जहाजों को सुदूर पूर्व और दक्षिणी प्रशांत महासागर तक ले जाता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं जहाज यूरोप ले जाने के बजाय प्रशांत महासागर तक ही सीमित रखूं, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य के उभरने वाले देश यूरोप में नहीं, एशिया में है। जब मेरे अधिकतर सहपाठी, जिनसे माइक शामिल था, अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी और मौज मस्ती कर रहे थे, तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, टर्नी, समोआ और फिलीपींस में व्यापार, लोगों, कारोबारी शैलियों तथा संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी मना रहा था, लेकिन अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा था। शिक्षित डैडी समझ ही नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने और मरीन कार्प में शामिल होने का फैसला क्यों किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहता था, लेकिन मैं दरअसल लोगों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया था कि कंपनी चलाने का सबसे मुश्किल पहलू लोगों का प्रबंधन करना है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित डैडी सेना में कभी नहीं रहे थे। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक स्थितियों में लोगों को नेतृत्व करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें जो अगली चीज सीखनी चाहिए वह है नेतृत्व। उन्होंने कहा था, अगर तुम अच्छे लीडर नहीं हो तो तुम्हारे साथी तुम्हारी पीठ में गोली मार देंगे, जैसा कारोबार में किया जाता है। 1973 में वियतनाम से लौटने पर मैंने मरीन कार्प में इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे विमान उड़ाने से प्रेम था। मैंने जिराक्स कॉर्पोरेशन में नौकरी कर ली। मैं वहां एक कारण से गया था और वह कारण तनख्वाह या सुख सुविधाएं नहीं था। मैं काफी संकोचित और बेचने का विचार मुझे संसार का सबसे डरावना विषय लगता था। अमेरिका में जिराक्स का बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतरीन माना जाता है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे शिक्षित डैडी शर्मिंदा थे। बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्स पीपल का काम काफी निचले स्तर का होता है। मैं 4 साल तक जिराक्स में काम किया, जब तक कि मैं दरवाजे खटखटाने और अस्वीकृत होने के डर से नहीं उबर गया। जब मैं बिक्री में शीर्ष 5 सेल्स पीपल में लगातार आने लगा तो मैंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया और आगे बढ़ गया। एक बार फिर मैंने एक उत्कृष्ट कंपनी में बेहतरीन करियर की संभावना को छोड़ दिया। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर डैडी ने माइक और मुझे कंपनियां चलाने के लिए तैयार किया था, इसलिए अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला प्रोडक्ट था नायलॉन एंड वेलक्रो वॉलेट। यह सुदूर पूर्व में निर्मित होता था और न्यूयॉर्क के एक वेयर हाउस तक पहुंचता था। यह वेयर हाउस मेरे पुराने स्कूल के करीब था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो गई थी और अब मेरे पंखों के इम्तिहान का समय था। अगर मैं असफल हो जाता तो दिवालिया हो जाता। अमीर डैडी सोचते थे 30 साल से पहले ही दिवालिया होना सबसे अच्छा रहता है। उनकी सलाह थी, तब आपके पास संभालने का समय रहता है। मेरे 30वें जन्मदिन के शाम को मेरे माल की पहली खेप कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। मैं आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करता हूं और जैसा मेरे अमीर डैडी प्रोत्साहित करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिका देशों और एशियाई देशों के साथ साथ नॉर्वे और रूस में भी निवेश करती है। एक पुरानी कहावत है, नौकरी बस दिवालियेपन से कुछ ऊपर का नाम है। दुर्भाग्य से यह बात लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सही है, क्योंकि स्कूल वित्तीय बुद्धि को बुद्धि का हिस्सा नहीं मानता है। इसीलिए ज्यादातर कर्मचारी अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है कर्मचारी बस इतनी ही मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए और मालिक बस इतना ही भुगतान देते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी छोड़कर ना चले जाए। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों में मिलने वाली तनख्वाहों से स्तर को देखें तो मैं कहूंगा कि इस कथन में सच्चाई का अंश है। कुल जमा परिणाम यह रहता है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। सुरक्षित नौकरी खोजो। ज्यादातर कर्मचारी वेतन और सुविधाओं की खातिर नौकरी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अल्पकाल में तो फायदा होता है, लेकिन दीर्घकालीन दृष्टि से यह अवसर घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवाओं को यही सलाह देता हूं कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। किसी विशेष पेशे को चुनने और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे सड़क पर आगे देखें कि उन्हें कौन सी योग्यताएं हासिल करनी चाहिए। एक बार जब लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं
तो वे छोटे चूहे की तरह धातु के छोटे पहियों में चारों तरफ दौड़ने वाले बन जाते हैं। उनके छोटे रोमदार पैर बड़ी तेजी से घूमते रहते हैं, पहिया बड़ी तेजी से घूमता रहता है। लेकिन कल सुबह भी वे उसी पिंजरे में रहेंगे। नौकरी। टॉम क्रूज की फिल्म जेरी मैगवायर में भी बहुत से बेहतरीन संवाद है। शायद सबसे यादगार संवाद है मुझे पैसा दिखाओ। लेकिन एक ऐसी पंक्ति भी है जिसे मैं सबसे ज्यादा सच्ची मानता हूँ। यह उस दृश्य में आई थी जहाँ टॉम क्रूज कंपनी छोड़कर जा रहा है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से पूछ रहा है मेरे साथ कौन चलना चाहता है। इस बात पर सन्नाटा छा जाता है और कर्मचारी बर्फ की तरह जम जाते हैं। सिर्फ एक महिला बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे 3 महीनों में ही प्रमोशन मिलने वाला है। यह कथन शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा कथन था। यह वैसा ही कथन है जिसका इस्तेमाल लोग खुद को व्यस्त रखने और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे शिक्षित डैडी हर साल अपना तनख्वाह बढ़ाने की राह देखते थे और हर साल निराश होते थे। वेतन वृद्धि पाने की खातिर योग्यताएं बढ़ाने के लिए वे दोबारा कॉलेज जाते थे, मगर एक बार फिर निराश होते थे। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, यह दैनिक गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? उस छोटे चूहे की तरफ मेहनत करने वाले लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत उनको कहाँ ले जा रही है, उनका भविष्य कैसा होगा। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन परामर्शदाता कंपनी के मुख्यालय में गया और एक मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए बढ़िया रिटायरमेंट योजनाएं बनाने में विशेषज्ञता रखती थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे कर्मचारियों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा सिल्वर बुलेट। मैंने पूछा यह सिल्वर बुलेट क्या है? उसने कंधे उचकाकर कहा, अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो वे हमेशा अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इसके बाद कार्पेल पुरानी परिभाषित लाभ सेवानिवृत्त योजनाओं और नई 401 के योजनाओं के बीच का फर्क बताते हैं। नई योजनाओं में ज्यादा जोखिम है जो आज काम कर रहे हैं अधिकतर लोगों के लिए सुखद खबर नहीं है। और यह तो हुई सिर्फ रिटायरमेंट की बात। जब इससे चिकित्सा और दीर्घकालीन नर्सिंग होम के इलाज का खर्च जोड़ दिया जाता है तो तस्वीर और ज्यादा डरावनी हो जाती है। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों को इस तरह के मुश्किल निर्णय लेने की जरूरत होती है। कौन जिएगा कौन मरेगा, यह निर्णय विशुद्ध रूप से इस आधार पर लिया जाता है कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज की उम्र कितनी है। यदि मरीज बूढ़ा है तो अस्पताल वाले प्रायः चिकित्सा सुविधा किसी कम उम्र वाले को देंगे। बूढ़ा गरीब मरीज कतार में सबसे पीछे पहुंच जाता है। जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग खुद को जिंदा रखने में भी कामयाब होंगे, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। इसीलिए मैं हैरान होता हूँ क्या कर्मचारी भविष्य को देख पा रहे हैं या वे सिर्फ अपनी अगली तनख्वाह तक ही देख रहे हैं और यह सवाल नहीं कर रहे कि वे किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने के इच्छुक लोगों के सामने बोलता हूं तो मैं इसी चीज की सिफारिश करता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि वे अपने जीवन के बारे में दूरगामी दृष्टिकोण से सोचें, पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है, मैं सुझाव देता हूं कि वे कोई दूसरी नौकरी कर ले जिससे वे कोई दूसरी योग्यता सीख जाए। यदि वे बिक्री की योग्यता सीखना चाहते हैं तो प्रायः मैं उन्हें किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल होने की सलाह देता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्कृष्ट है। ये कार्यक्रम लोगों के मन से असफलता और अस्वीकृत का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का प्रमुख कारण है। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान होती है। जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर प्रतिक्रिया में मुझे यह सुनाई देता है, ओह इसमें तो बहुत झंझट है, या मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। अगर वे कहते हैं इसमें तो बहुत झंझट है तो मैं पूछता हूँ तो क्या आप जिंदगी भर अपनी आधी कमाई सरकार को देते रहेंगे? अगर वे कहते हैं मैं सिर्फ वही काम करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है, मैं कहता हूँ जिम जाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, लेकिन मैं वहां इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा महसूस करना चाहता हूँ और ज्यादा लंबा जीना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से इस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप किसी पुराने कुत्ते के नई चालें नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी ना हो उसे बदलना मुश्किल होता है। जो लोग कोई नई चीज सीखने के विचार से प्रेरित हो सकते हैं और दो राहे पर खड़े हैं, उनके लिए मैं प्रोत्साहन के ये शब्द कहता हूँ, जीवन भी काफी कुछ जिम जाने जैसा ही होता है। सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का निर्णय लेना है।
एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन रहते हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहां पहुंच जाता हूँ और व्यायाम शुरू कर देता हूँ तो फिर इससे मजा आने लगता है। व्यायाम के बाद वहां से निकलते वक्त मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने वहां आने का निर्णय लिया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा करने के लिए ही बनी है। गवर्नर का कोप भाजन बनने के बारे में शिक्षित डैडी हवाई के टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने जिंदगी भर कोशिश की कि वे कंपनियों में यूनियन बनने से रोके। वे सफल रहे। हालांकि यूनियनें करीब आ गई थी, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूं। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर निकाल दिया जाता तो जीवन भर सीख मेरी योग्यता किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को जिसके पास भारी एयरलाइंस परिवहन का 1 लाख घंटे का अनुभव हो और जिसे हर साल $1,50,000 वेतन मिलता हो, उसे स्कूल में इतनी ऊंची तनख्वाह वाला पढ़ाने का काम खोजने में बहुत मुश्किल आएगी। एयरलाइंस उद्योग में पायलटों को जिन योग्यताओं के लिए भुगतान किया जाता है वे स्कूल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज यही डॉक्टरों के बारे में भी कहा जा सकता है। चिकित्सा में हुए तमाम परिवर्तनों के बाद कई चिकित्सा विशेषज्ञ HMO जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुसार चलने की जरूरत महसूस करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को निश्चित रूप से यूनियन का सदस्य होने की जरूरत पड़ती है। आज अमेरिका में शिक्षकों की यूनियन सबसे बड़ी और सबसे अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनकी योग्यताएं शिक्षा के बाहर किसी दूसरे उद्योग में कम मूल्यवान होगी। तो मोटा सिद्धांत यह है कि उच्च विशेषज्ञता है तो यूनियन बनाओ, यही चतुराई भरा काम है। मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप में अधिकतर लोग ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं तो ऐसा कैसे है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे बनाता है? जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स कारोबारी तंत्र बनाने में उत्कृष्ट है। इतने सारे योग्य लोग गरीब हैं। इसका कारण यह है कि वे ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कारोबारी तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक मित्र बेहतरीन चित्रकार है, वह काफी पैसे कमाता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने फोन करके उसे बताया कि वे उसके लिए $35,000 छोड़ गई। वकील और सरकार के हिस्सा लेने के बाद माँ की जायदाद में से बस इतना ही बचा था। उस चित्रकार ने इसमें से कुछ पैसों में विज्ञापन देकर अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर तुरंत देख लिया। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंगों का पूरे पन्ने का विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में आया जो बहुत अमीरों के लिए थी। यह विज्ञापन 3 महीनों तक प्रकाशित होता रहा। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उसे एक भी जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में चली गई। अब वह गलत बयानी के लिए पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता था। यह एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य उदाहरण है जो बेहतरीन हैमबर्गर तो बना सकता है लेकिन कारोबार के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन बेचने वाले लोग बदमाश होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह बिक्री और डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहेगा। उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। हैमबर्गर बेचने और पहुंचाने की योग्यताएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने की योग्यता, अपनी योग्यताओं का आदर्श बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बनाता है, लेकिन यह सामान्य अच्छा बर्गर बेचने और घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा।
जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि अब वे राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशेवर लोगों की सुरक्षा व लाभों के लिए अभियान छेड़ा। हम में से अक्सर बहस होती है, लेकिन मैं जानता हूं उन्होंने यह बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों की यूनियन की सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी। वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप उसके जाल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कॉरपोरेशन भी ऐसे ही करते हैं। वे बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ले। इसीलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग को विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग के दूसरे विभाग में पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चे या दूसरों के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार को संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और यह जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है, क्योंकि लोग योग्यताओं में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं। तो क्यों न कमाने की बजाय ज्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्प काल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फायदा होगा। सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की जरूरत होती है वे है: नंबर 1 कैश फ्लो का प्रबंधन, नंबर 2 तंत्रों या सिस्टम का प्रबंधन, नंबर 3 लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता है, बुनियादी योग्यता है। इसलिए आपके सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो या जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने, बोलने और सौदेबाजी करने जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। ये वे योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूं या शैक्षणिक संसाधन खरीदता हूं। जैसा मैं बता चुका हूं, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज्यादा सक्षम बनते गए, वे उतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वे जितने ज्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में उतने ही ज्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वे दरअसल कितने असुरक्षित थे। यह पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती है। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वे कितने फायदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपने से ज्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं की सिनर्जी या समन्वय कहा जाता है। आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता पूर्ण योग्यताएं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताएं भी है। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं बेचने और मार्केटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि इन कामों में मूलतः अस्वीकृत का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृत का डर से उबरने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो सलाह दी थी, वही सलाह मैं आज हर व्यक्ति को देता हूँ। तकनीकी विशेषज्ञ बनने के अपने लाभ और हानियां होती हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वे दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख ले। इससे भले ही उनकी कमाई ना बढ़े, लेकिन उनकी संवाद योग्यताएं तो बेहतर हो जाएंगी और यह अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की जरूरत भी है। सचमुच अमीर बनने के लिए
हमें पाने के साथ साथ देने की भी जरूरत है। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इसलिए गरीब है क्योंकि वे ना तो अच्छे विद्यार्थी है ना ही अच्छे शिक्षक है। मेरे दोनों डैडी उदार थे, दोनों में ही पहले देने की आदत थी। सिखाना उनका देने का एक तरीका था। वे जितना ज्यादा देते थे उन्हें उतना ही ज्यादा मिलता था। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत से पैसे दान करते थे। वे अपने चर्च को, अपनी परोपकारी संस्थाओं को और अपने फाउंडेशन को पैसे देते थे। वे जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। राकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह बने। ये संगठन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वे अपनी दौलत बढ़ाते रहे और अनंत काल तक बांटते रहे। मेरे शिक्षित डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा तब मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं, इसलिए वे ज्यादा पैसे लाने के लिए ज्यादा मेहनत से काम करते रहे। वे धन के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे इस बात में यकीन करते थे, पाओ और फिर आप दोगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं अंततः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसे बनाने के खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बीच में बहुत ज्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। तो ये था आज का लेसन और इसका सार कल जो सबक है वो अध्ययन सत्र अध्याय 6 में सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे, वो कल मैं लाइव पढ़ूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख देती है जिंदगी में किस तरह से लोगों से बात करना है, आपका लोगों से बात करने का तरीका क्या है, सेलिंग स्किल अच्छी सीख जाते हैं। तो आज के समय में सबसे जरूरत है सेलिंग स्किल सीखने की। अगर जिस व्यक्ति को सेलिंग कला आ गई वह इंसान इस दुनिया में सबसे अमीर माना जाता है। तो ये चीजें इस किताब को पढ़ने से बहुत अच्छे से समझ में आती हैं और मैं ऐसे वर्ग में हूँ जहाँ मुझे इस किताब की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और इसको पढ़ के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो इसका भी लेसन अभी खत्म होने वाला है। इसके बाद मैं दूसरी किताब शुरू करूंगी क्योंकि अगर दुनिया में सफल होना है तो पुस्तकें ही है जो आपको सफल बना सकती है। तो किताबों को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तो इसी तरह से मैं आप सब लोगों को मिलती रहूंगी अपने बुक के साथ लाइव। और अगर आप सब लोगों को इन सारी चीजों के बारे में जो मैं बोलती हूँ, जो मैं कहती हूँ और जो मैं करती हूँ, अगर जानने की इच्छा है कि आज के समय में जो लोग हैं उन लोगों के जो समस्याएं हैं वो कैसे हल हो सकती है, अगर इस बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8305746943 पर। थैंक यू।